गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 8 अगस्त है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और युक्ति आईएएस के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, उस पर बहुत सी चीज़ें आप लोग को अवेलेबल कराई गई है। मेंटरशिप प्रोग्राम हो, टेस्ट सीरीज हो, आप किसी प्रकार का टेस्ट बाईलिंगुअल वहाँ दे सकते हैं, तो उसका जरूर लाभ लीजिएगा। यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो आप लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली सेवा विधेयक पर संसद की लग गई मुहर। लोकसभा पहले ही लगा चुका था, राज्यसभा भी कल लोग इस विधेयक पर पारित हो गया। अब राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही यह अधिनियम दिल्ली के क्षेत्र पर लागू हो जाएगा। तो ध्यान रखें, कुछ चीज़ें हुई हैं जिसको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र दिल्ली की सेवाओं से संबंधित विधेयक सोमवार को राज्यसभा में 102 के मुकाबले 131 मतों से पास हुआ, अर्थात समर्थन में 131 मत पड़े और विरोध में 102 मत पड़े। तो मतदान से पहले कुछ हलचल हुई थी, और इस सब चीज़ों को समझते हुए आगे बात कीजिएगा कि अमित शाह जो वर्तमान गृह मंत्री, उनके द्वारा विधेयक के संबंध में जो भी सवाल पूछे गए थे उसके लगभग के जवाब दिए गए। और उनका कहना था कि विधेयक को दिल्ली में पहले से चली आ रही व्यवस्थाओं को किंचित मात्र परिवर्तन नहीं हो रहा है। विधेयक में संविधान सम्मत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुरूप बताया गया। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को केवल दिल्ली को भ्रष्टाचार विहीन लोक उन्मुख शासन लाना है। जो मैं आप लोगों को या आप लोगों से लगातार बात करता हूँ, किसी भी देश में अगर लोक सेवाओं की आपूर्ति करनी है, उसके लिए बेहतर प्रशासन होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन होना चाहिए, लोक उन्मुख प्रशासन होना चाहिए। मैं लगातार ये सब बातें आप लोग से करता रहा हूँ। देखिए, सिंपल सा लॉजिक ये समझिएगा, सेवाओं की आपूर्ति बेहतर तभी होगी जितना बेहतर स्ट्रक्चर हमारा प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, क्योंकि धरातल पर उन्हीं को काम करना, और वो अगर भ्रष्टाचार से संतलिप्त होगा, जैसे आप पश्चिम बंगाल का केस स्टडी देख सकते हैं, झारखंड का केस स्टडी देख सकते हैं, जहाँ अनेकों अभी हाल ही में आपको देखे होंगे टीचर घोटाले के मामले, पश्चिम बंगाल का प्रशासन पूरा प्रश्न चिन्ह पर था। झारखंड का, बिहार का, सभी स्टेट का, ऐसा नहीं कि स्टेट छोड़े हुए हैं। अभी एमपी के एक अन्ना से कर्मचारी के पास करोड़ों की संपत्ति मिली। तो सेवाओं की बाध्यता तो होती है ना, तो ध्यान रखिएगा, इसमें इसी चीज को समझने का प्रयास करें। अमित जो कांग्रेस के सदस्य हैं, मनोज सिंघवी, जो जाने माने वकील के तौर पर भी जाने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फैसले के संविधान के अनुच्छेद 239A के अनुबंधों के हवाला देते हुए विधेयक को संविधान, लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध करार दिया। अगर मान लीजिए इनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध था, तो सुप्रीम कोर्ट भी तो इसको जस्टिफाई कर सकता था, पर ऐसा नहीं, इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया था। तो ध्यान रखिएगा, बयानबाजियों से बेहतर आप क्या समझिएगा कि आपको इस एक्ट से क्या क्या लाभ हो सकते हैं लोक कल्याण के तौर पर। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या बातें हो रही हैं। यहाँ पर बातें हो रही कि सबसे पहले सतर्कता। देखिए, दिल्ली सरकार क्या कर रही थी, दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप सेवाओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को बंटवारे को 2 न्यायाधीश के पीठ के फैसले के खिलाफ कार्य कर रही थी, इंतजार किए बिना। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने वाला था, उसके फैसले के इंतजार के पहले ही क्या कर रहा था कि अधिकारियों को ट्रांसफर शुरू करे, जिसमें सतर्कता विभाग के सबसे सबसे पहले अधिकारी को निशाना बनाया गया, क्योंकि तमाम घोटाले की फाइलें उनसे जुड़ी हुई थी फाइलें। तो इस आपात स्थिति में निपटने के लिए अध्यादेश लाया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट इस अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार करके इसके संविधान को विधि सम्मत होने की मुहर लगाई थी, और बात की थी कि हालांकि देखिए, जो बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई थी कि लोकप्रिय सरकार के हाथ में शासन होना चाहिए, पर ये भी तो स्पष्ट नहीं कही थी कि विशेष स्थिति में क्या किसके पास होनी चाहिए। तो संघवादी प्रवृत्ति में क्या स्ट्रक्चर है कि विशेष परिस्थिति में संघ बेहतर है, संघ बेहतर रूप से कार्य करेगा, संघ को प्रभुत्व शक्ति देनी चाहिए। अब किसी राज्य की संवैधानिक संस्थाएं बेहतर काम नहीं कर रही है, तो राज्यपाल क्या उससे दिशा निर्देश नहीं देगा? सोच के देखिएगा, दिशा निर्देश जरूर देगा, अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो इस आधार पर कोई राज्य के मुख्यमंत्री या उसके सदस्य ये दावा तो नहीं कर सकते कि यह संघ के द्वारा किया जा रहा शोषण है।
संघ अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है। आप जब भ्रष्टाचार से संतृप्त लोगों से जुड़े विभाग का अधिकारियों की तबादला कर रहे हैं, जब आपको पता है कि आपके राज्य में ऐसे आरोप लगाए जा चुके हैं, क्लीन चिट करवाइए पहले अधिकारियों, जो भी कर्मचारी उसमें फंसे, जो भी मंत्री फंसे हुए हैं। तो आप बाईपास कर रहे हैं, तो बाईपास में आपात स्थिति में क्या करेगा, केंद्र भी अध्यादेश लाएगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने विधि सम्मत होने का सवाल भी किया था कि नहीं ये सही है। अब देश में राजधानी के रूप में दिल्ली ऐतिहासिक स्थिति के संविधान सभा को लेकर चर्चा हुई थी, जो 1993 में सीमित अधिकारों वाली विधानसभा वाले राज्य के दर्जा दिए जाने के हालात का विवरण दिया था। ये सब चर्चा भी हुई कि राज्य को पूर्ण दर्जा दिया जाना चाहिए, ये सब चर्चा हुआ था। जो आपके सांसद चड्डा जी हैं उन्होंने भी ये बातें रखी थी कि लंबा इतिहास रहा है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए, तो उससे संबंधित चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, केवल आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए आपका न्यूज़ इससे इतना ही होगा कि जो अध्यादेश लाया गया था अब विधि बन चुका है, दिल्ली सिविक सेवक विधि बन चुका है, जिसमें ए ग्रेड के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अब एक समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें उस समिति सचिव के सदस्य मुख्यमंत्री उसमें भी समिति के अध्यक्ष के तौर पर होंगे, अनुशंसा की जाएगी। ये सब बातें की गई हैं, पहले भी इस पर मैंने न्यूज एनालिसिस कर चुका हूँ, तो आप उसे जरूर देखिएगा। देखिए, नूह में जो बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई है रोक, इसके 2-3 आयाम समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या स्वतः संज्ञान लिया गया है, और स्वतः संज्ञान के बारे में मैंने चर्चा किया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्वतः संज्ञान क्या होता है। स्वतः संज्ञान से जुड़े केस स्टडी को बताइए, कौन कौन सी घटनाओं में, हालिया घटनाओं में माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, केस स्टडी बताते हुए समझाइएगा। कमेंट सेक्शन कल बहुत कुछ लोगों का कमेंट आया था, तो ध्यान रखिएगा, कमेंट लगातार होना चाहिए ताकि आपका एक्सप्लोरेशन हो सके। और कुछ ग्रुप में बच्चे हैं अभी भी नादानियां करते हैं, ठीक है ना, आंसर नहीं लिखते, आंसर लिखना चाहिए, आंसर बार बार बोलता हूं मैं, आंसर लिखिए, उससे ज्यादा इनपुट आपको मिलेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बात हुई कि उनके द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा आरोपियों को, हिंसा वाले आरोपियों को घरों को बुलडोजर द्वारा तोड़े जाने पर रोक लगा दी, और कोर्ट ने कहा कि जीवन कौर की पीठ ने कहा है कि हमारे सरकार के 11 अगस्त तक के लिए नोटिस जारी कर तोड़े गए भवनों की जानकारी तलब की है। और कोर्ट ने समाचार पत्रों में प्रकाशित जो समाचार पत्रों संज्ञान लेते हुए कहा कि क्या यह कार्रवाई तय कानून प्रक्रिया के तहत की जा रही है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि नूह में जो विशेष वर्ग को बुलडोजर का निशाना बनाया जा रहा है, तो यह स्थिति क्या है, इस पर स्पष्ट की जानी चाहिए। बुलाकर नूह में बुलडोजर के निर्माण गिराने की कार्रवाई का आलोचना की, ये सब बातें हुई हैं। 2-3 चीजें ध्यान में रखिएगा। एक तो बुलडोजर कार्रवाई क्या वो त्वरित न्याय दिलाने वाला प्रक्रिया से जुड़ा हुआ मामला है। त्वरित न्याय, क्या हमारे न्याय सिस्टम पर विश्वास नहीं है, और जब बुलडोजर कार्रवाई होता है अवैध निर्माण पर कराया जा रहा है, तो क्या उससे पहले अवैध संपत्ति का अनुशंसा करने की संबद्ध जो विभाग है, क्या वो असक्षम है? यह सब सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते इस संदर्भ में। इन सारे डायलेमा को इसी तरह समझाना है कि जो कार्रवाई की जाती है वो त्वरित न्याय के तौर पर देखने को मिलता है, जहां पर अवैध जो निर्माण किए गए उसको एक सांकेतिक तौर पर जुर्माने के तौर पर देखा जाता है। ये सब चीजों को ध्यान रखिए। क्या यह मानवाधिकार से संबंधित है या किसी खास जात पात को यह परेशान करने से संबंधित मामला है, तो ध्यान रखिएगा अपराधियों को कोई श्रेणी नहीं होती है, ठीक है ना। अगर आप इस मामले में यह देख रहे हैं कि यह खास धर्मों को टारगेट किया जा रहा है, तो यह भी देखने को मिलेगा खास धर्म किसी खास वर्ग के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, बार बार ऐसा क्यों मामला आ रहा है। अभी देखिए मैं बिहार का एक कॉन्सेप्ट आपको अभी दिखाऊंगा। आतंकवादी गठजोड़ से खुले तौर पर साइलेंट राज्य के तौर पर बिहार कैसे आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करता रहा है बिहार के किसी खास वर्ग के द्वारा, तो इसे नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता है ना, इसे सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। मेरा कहना मात्र यह है, जब आपको नैतिक जिम्मेवारी नहीं पता है कि आपको राज्य के प्रति क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, समाज के प्रति क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष समूह के प्रति क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, तो आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे उन अपराधियों को सही दिशा में लाए। तो इस प्रकार से बुलडोजर की कार्रवाई त्वरित न्याय के तौर पर देखने को मिलती है। अब समस्या समझिएगा कि हाँ इसे न्यायालय के तौर पर क्यों नहीं लाया जाता है। तो यहाँ पर यह भी आपको मामला देखना होगा कि त्वरित न्याय का लाभ हुआ या हानि हुआ।
तो इससे अधिक मामलों में हमें लाभ दिख रहा है, तो इन सभी मामलों को थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस संदर्भ समझाने का प्रयास करना, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। अब देखिए, राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता बहाल होगी, सदन में लौटे लौटे हैं, और जो कोर्ट, माननीय कोर्ट के द्वारा जो राय दी गई है उनको थोड़ा उस पर अमल करेंगे और बोलेंगे कि आपको अपने बातों को लेकर थोड़ा सा संयम बरतनी है। तो यह संयम बरतने वाली स्थिति कितनी दिनों तक रहती है, ये देखने वाली स्थिति होगी, क्योंकि आज का जो राजनेता है, केवल राहुल गांधी की बात नहीं हो रही, सभी नेताओं की बात हो रही है। इसमें भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, अन्य पार्टियां भी हैं, के नेताओं को यह लगता है कि हम मौलिक अधिकार के संदर्भ में उस सीमा को भी लांघ देंगे जो आपको आर्टिकल 19 ए युक्ति प्रतिबंध के तहत आपको रोके हुए है। अब है कि आप संसद के अंदर में आप स्वतंत्र हैं, क्या वही व्यवहार आप संसद के बाहर करिएगा? बिल्कुल नहीं कर सकिएगा। तो अपनी भाषा में मर्यादित होनी है। और दूसरी बात यह है कि आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं ना, तो ऐसे ही आपको क्या होना चाहिए, इसी रूप से आपको यह भी संमित बयान होना चाहिए, आपका आचरण बेहतर होना चाहिए, आपका व्यवहार बेहतर होना चाहिए, लोग प्रति आपकी जवाबदेही अधिक होनी चाहिए। ये तो मनोभाव तो स्वतः होने चाहिए। तो इस संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश इनको दिए गए, उन पर ये चले और कुछ बौद्धिक क्षमता का विकास करते हुए कि हाँ, क्या सही है, क्या गलत है, किस संदर्भ में हमें बोलना चाहिए, किस बात से किन वर्ग और समूहों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, धार्मिक आस्था विवादित हो सकता है, इसको ख्याल रखना होगा। नहीं तो फिर अगर इस मामले में वो इसी आधार पर मामले में पुनः इनको इनको सजा मिलती है किसी अन्य मामले के संदर्भ में, तो इस बार उनको नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि पहली बार आग्रह किया जा चुका है कि आपको इसी आधार पर छोड़ा जा रहा है कि आप एक जन समुदाय का नेतृत्व करते हैं। ठीक है ना, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए, चीन के साथ सीमा विवाद सुलझने का अभी लगेगा समय। मैंने आप लोगों को भारत चीन संबंध के बारे में चर्चा पहले भी किया हूँ, पीडीएफ आपको पढ़ा होगा, आपको दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के पैकेज में युक्ति आई, इसमें वहां जाके देख सकते हैं जो पैकेज परचेज किए हैं। और जो नहीं किए हैं परचेज, तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको इससे संबंधित वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि बहुत से विवाद है, जैसे आपको सीमा विवाद, एलओसी का विवाद हो, सियाचिन विवाद हो, गलेशिया का, फिर ब्रह्मपुत्र नदी विवाद हो, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो भारत चीन सीमा विवाद को लेकर क्या है, चिन्हित होते हैं, जिसका क्या करते चीन के हालिया जो रवैये, उसके आधार पर भारतीय जो समकक्ष है उनके द्वारा यह बातें की जा रही है कि अभी हालांकि अभी मामले सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं, पर आशा भी नहीं है कि जल्द से जल्द इसके मामले सुधरे, इसके लिए लंबा वक्त लगेगा। 5-6 जो बिंदु विवाद के बड़े पॉइंट है, उसमें गलवान, पेंगोंग आदि है, तो उसे हम सैनिकों की वापसी हुई है, तो ये कुछ कुछ मामले सुलझे हैं, पर देखिए जब समय आएगा फिर वो उलझ जाएगा, जब तक हम एक ठोस समझौते पर कायम ना हो। तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि भारत पिछले 9 वर्षों में क्या कर रहा है। तो चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बुनियादी ढांचे का उल्लेखनीय वृद्धि कर रहा है। यह चीन का मामला है कि आप उल्लेखनीय वृद्धि कर रहे हो, तो हम भी बनाएंगे, तो यह भी एक डिस्प्यूट का पार्ट बनता चल रहा है। इसमें ध्यान रखिएगा, सुरक्षा चुनौतियों को जवाब देने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, सैन्य तैयारियां मजबूत करे, तेजी से सीमा पर सड़क निर्माण करे, बीआरओ जो है, बीआरओ जो संगठन, सीमा सड़क संगठन है, उसके द्वारा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा बीआरओ की स्थापना कब की गई थी, इसकी वर्तमान महानिदेशक कौन है, और यह बीआरओ किस प्रकार के सड़क का निर्माण करता है, उसकी वर्तमान महत्वपूर्ण योजनाओं के संदर्भ में चर्चा कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए आंसर, आप लोग जरूर प्रयास कीजिएगा। कुछ लोग हैं और पुराने स्टूडेंटों से मैंने बोला था कॉल बैक करने के लिए, तो क्या इशू है मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग तो, मैं क्या बोलूं, आप लोगों को इतनी सुविधाएं दी जाती है कि टीचर आपसे आपकी समस्या सुनने को तैयार रहता है, फिर भी आप लोग अपने मस्त में घूमते रहते हो। फिर बाद में सिलेक्शन नहीं होगा तो बोलेंगे कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, रीजन है क्या उसके पीछे। ठीक है ना, चीजों को समझिए। मैं लगातार ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि ये लगातार में जो बातें बोल रहा हूँ, कुछ तो कार्य होगा वैसा ना। ऐसा क्या काम है आप लोग जो इतने व्यस्त हो रहे हो आजकल? हम्म, आप लोग को टाइम दिया गया, मेंटरशिप ग्रुप वाले को टाइम दिया जाता है तो भी नहीं करते हैं।
और जब नहीं टाइम दिया तो उस वक्त आप लोग कॉल करते हो, कुछ तो समस्या होगी आप लोग की, तो समस्या को सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। अब है कि बात कीजिएगा कि इस सीमा संगठन, जो संगठन सड़क सड़क सुरंग सुरक्षा जो है वो क्या कर रहा है, 14,387 करोड़ रुपये का था जो वर्तमान बजट, और 2013-14 में 3,342 करोड़ का आवंटन था। हाँ, हालांकि हम सीमा के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो यह बहुत ही कम राशि हुआ करती थी। वर्तमान में 14,000 करोड़ रुपया आवंटित किया जा रहा है, जिससे हम सीमा पर अवसंरचना निर्माण कर पा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में ही मानिए कि 30,000 करोड़ रुपये का लागत से लगभग 1,800 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है, जो यहाँ पर हम सैन्य मदद पहुंचा सके सीमा पर। अगर आपातकाल की स्थिति में अगर सैन्य मदद पहुंचानी हो तो त्वरित तौर से हम पहुंचा सके। तो ये ढांचागत विकास बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है, और जहाँ कहीं ना कहीं हम बेहतर सीमा पर बेहतर स्थिति प्राप्त कर सकेंगे। ये बातें हैं। दूसरी बात है कि हम पेट्रोलियम पाइप ग्रिड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो जिससे जोड़ने से काम शुरू हो रहा है, तो और भी हम इससे सक्षम हो पाएंगे। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजों को सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाने की सिफारिश की गई है। कार्मिक और लोक प्रशासन शिकायत जो है कानून और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय जो अस्थायी समिति है, उसके जो उसके उसने क्या कहा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवाएं की उम्र बढ़ाने की सिफारिश की। समिति ने न्यायिक प्रक्रियाओं और उससे सुधार विषय को अपनी 133वीं रिपोर्ट में कहा कि इससे लगता है कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाए जाने की जरूरत है। तो यहाँ 2-3 सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो क्या यह उचित प्रक्रिया अपनाई जा रही है? देश में जो युवा वर्ग है, जो बहुत से युवा वर्ग है जिनको मौका नहीं मिल रहा है, क्या उनके अवसरों को कम करने की समस्या उत्पन्न हो सकती है? देखिए, प्रश्न आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पूछे जाएंगे। तो पॉजिटिव में आपसे यह कहा जाता है उम्र सीमा, क्या हमारे पास उम्र सीमा बढ़ने से जो क्षमता है वो और विकसित हो जाएगी और भी हम केसों को सुलझा पाएंगे? तो इससे संबंधित प्रश्न आपसे किया जा सकता है। इन मामलों में केवल आपको यह समझना है कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स दोनों होंगे। बढ़ती उम्र के साथ क्षमताएं भी घटती है, ठीक है ना। यह समान ऐसा थोड़ी है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज लोग हैं मानो नहीं है ना। तो उनकी क्षमताएं लिमिट होगी, बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता। अगर हम सीमा से अधिक के कार्य क्षमता की सीमा से अधिक हम अगर उनकी उम्र सीमा बढ़ा देंगे, कहीं न कहीं रूप से हमें नैतिक तौर से जिम्मेवार बनना होगा, और कहीं न कहीं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो उनके योग्यता से विपरीत हो जाए। इसके लिए देखिए, समितियां तो अनुशंसा जरूर कर दी है, पर इसके लिए नैतिक व्यवहार के तौर पर ये भी देखना होगा जो खाली सीट है वो कैसे भरा जाएगा उसके लिए। और जो जो मामले में जिन मामलों में क्या संख्या अधिक है, ध्यान रखिएगा, जिनकी संख्या अधिक है, केस 5 करोड़ के आसपास। एक मूवी आई है ब्लैक ब्लैक जस्टिस, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। पूरा इकोसिस्टम समझा देगा आपको किस रूप में भारतीय न्यायिक व्यवस्था कैसे काम करती है। तो वहां से आपको पता चलेगा कि नहीं, एक्चुअल तौर पर बाहर न्यायपालिका में एक सुधार किस चीज की जरूरत है। सुधार हमको क्या करना है, नए नए ऊर्जावान वकील जजों की नियुक्ति करनी है, संख्या बढ़ानी है। जो लिमिट संख्या है लगभग 5,000 है, जो हाई कोर्टों में संख्या, टोटल हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लगभग 33 है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसकी संख्या बढ़ानी है। संख्या बढ़ाएंगे तो कार्य दायित्व बढ़ेगा, कार्य दायित्व बढ़ेगा तो जितनी भी संख्या जज केस पेंडिंग है उसकी कार्य क्षमता कम, उसको सॉल्व करने का दायरा बढ़ेगा। अब मान लीजिए 33 ही है, हम इसकी संख्या बढ़ा देते हैं, उम्र सीमा 62 से 65, 65 से 70 कर दिए मान लीजिए। तो यह उम्र उनकी कार्य क्षमता को तो नहीं बढ़ाना, उनकी अवधि को बढ़ा रहा है। जो कार्य अभी शक्ति उनकी है वही शक्ति तो अभी भी रहेगी, उस समय भी रहेगी, और उम्र के साथ वो क्षमता वो घटती चलेगी। अभी मान लीजिए माननीय जज के द्वारा क्या किया, 10 घंटा वर्क किया जा रहा है मान लीजिए, तो जैसे ही उम्र बढ़ेगा ये घंटा तो घटता चलेगा कार्य घंटे। तो ध्यान रखिएगा, यह कहीं ना कहीं यह प्रशासनिक क्षमता को भी ना डेवलप कर दे। तो हालांकि संशोधन में आपको यह किया गया, उम्र सीमा बढ़ाई गई है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। उम्र सीमा बढ़ी है तो इससे लाभ क्या हो सकते हैं, तो लाभ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि नेगेटिव मैं बता दिया, पॉजिटिव आप लोग बताइएगा तो समझ में आएगा। हाँ, चीजें समझ में आ रही है, उम्र सीमा बढ़ जाने से क्या लाभ होंगे हमें, ठीक है ना। नहीं तो मैं कल एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। अब है कि प्रासंगिक अनुच्छेद जो है संशोधन किया जा सकता है। हालांकि इसमें आगे न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने के समय न्यायाधीशों के प्रदर्शन, स्वास्थ्य स्थिति या निर्णयों की गुणवत्ता, दिए गए निर्णयों की संख्या के आधार पर पूर्वानुमान किया जाएगा।
अब देखिए मैंने जो बातें की उसका आधार क्या है, पूर्वानुमूल्यांकन किया जाएगा किन आधारों पर, जो मैंने आपको बताया है। स्वास्थ्य बताया, स्थिति या निर्णय स्थिति बताई, बढ़ती उम्र बताया, सेवानिवृत्ति की उम्र जो होगी वो बढ़ेगा, गुणवत्ता के स्तर होंगे, उसके आधार पर पूर्वानुमान किया जाएगा। हाँ, अब यह भी बात उत्पन्न हो जाएगा, अब कौन इसको निर्धारित करेगा, ए व्यक्ति का सभी चीज बेहतर है और बी व्यक्ति का खराब है किसी स्तर में। मान लीजिए बी व्यक्ति का गुणवत्ता निर्णय में बेहतर है और उनकी शारीरिक क्षमता कम हो जा रही है, अब एक व्यक्ति शारीरिक क्षमता बेहतर है, गुणवत्ता कम हो जा रही है, इस प्रकार से कंट्राडिक्शन उत्पन्न किया जा सकता है या हो सकता है। तो इसे ध्यान में रखना, उसका सरल व्यवस्थाएं हैं, जो उम्र सीमा है वर्तमान में वो रहे। देखिए जब फाइनल डिसीजन आएगा इसी के आसपास होने वाली होगी, क्योंकि देखिए अनुशंसा कमेटी के द्वारा की गई है ना, उनके द्वारा यह लगता होगा कि नहीं माननीय न्यायाधीशों की उम्र सीमा बढ़नी है, पर व्यापक जो रोजगार के साधन वो भी तो ब्लॉक हो जाएंगे इसके माध्यम से। अब जो वेटिंग लिस्ट हो जाएगा 5 साल और भी बढ़ जाएंगे, मान लीजिए 62 से 70 कर दिया जाए, 65 से 70 कर दिया जाए, तो सोच के देखिएगा इन सब चीज़ों को। चलिए आगे हम बात करेंगे, हालांकि निर्णय है स्वागत योग्य है, ध्यान रखिएगा। अब राज्यों में खर्च ही नहीं किए गए जल जीवन मिशन के 16,484 करोड़। अब राज्यों की अनियमितता का इससे बड़ा प्रदर्शन क्या हो सकता है कि केंद्र पैसे भी दे रहे हैं और केंद्र के द्वारा पैसे दिए गए पैसे को राज्यों के द्वारा खर्च करने के लिए संबंधित योजना पर कार्य भी नहीं किया जा रहा। अब इससे ज़्यादा प्रशासनिक अक्षमता का केस स्टडी आपको कैसे मिल सकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, यहाँ बातें की गई हैं जो उसे समझिएगा कि लगभग 16,484 करोड़ रुपया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का खर्च ही नहीं किए गए। मिशन का लक्ष्य 2024 तक सभी जो ग्रामीण परिवार है उसको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। फिलहाल इन संदर्भ को समझते हुए ध्यान रखिएगा कि मिशन के तहत केंद्रीय निधि में 16,484 करोड़ रुपये राज्यों के पास प्रदेशों में बिना खर्च किए ही पड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के पास लगभग 2400 करोड़ रुपया, राजस्थान के पास 1500 करोड़ रुपया, कर्नाटक के पास 1200 करोड़ रुपये अभी बचे हुए हैं। तो इन राज्यों के समझिएगा, इन सभी राज्यों के संदर्भ में आपको स्थितियां देखनी होगी कि कैसे राज्य कर सकते हैं इन सभी को कार्य और गतिविधि के तौर पर, क्योंकि जन कल्याण के लिए योजनाएं लाई जाती है उसका उपयोग होना चाहिए। चलिए नीचे आएंगे, आप लोग जरूर मेंटरशिप प्रोग्राम में आप लोग बीपीएससी यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम और बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम में आप लोग शामिल होइएगा। आप लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, लगातार लोग जुड़ रहे हैं और कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, डेली एक टॉपिक होता है उससे रिलेटेड टेस्ट होता है, ठीक है ना, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे, नीचे आ जाते हैं। संवाद के अभाव में बिगड़ती है स्थितियां, तो लीजिए मैंने पहले भी कई दफा चर्चा किया हूं, याद है, वाद है, प्रतिवाद है और संवाद है। कितने दिनों से चर्चा कर रहा हूं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, शायद मैं जब से पढ़ा रहा हूं उसी दिन से ही चर्चा कर रहा हूं। वाद, प्रतिवाद और संवाद, सभी समस्याओं का समाधान का मूल आधार यही होता है, और इस कॉन्सेप्ट पर जिस समस्या को लाया जाए उसका समाधान निश्चित तौर पर प्राप्त होता है। पर समस्या यह है कि हम विवाद तो कर देते हैं, उसका प्रतिवाद भी करते हैं, विवाद के संदर्भ में हम प्रतिवाद भी कर देते हैं। मान लीजिए ये व्यक्ति ने पत्थर फेंका, दूसरे व्यक्ति ने लाठी चला दिया, अब भाई दोनों के सर फटे हैं, तो संवाद के स्तर पे ही ठीक हो सकता है ना, फिर डंडा और पत्थर फेंक के उसका समस्या का समाधान निकल सकता है नहीं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बहुत ही मार्मिक तरीके से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया गया लेखक के द्वारा। ध्यान रखिएगा, निजी पारिवारिक जीवन और सार्वजनिक सामाजिक जीवन, तेजी से बदलते परिवेश में बड़ी भयानक घटनाएं अंजाम दिया जा रहा है। हाल में घटनाएं हुई, अपमानित करने वाली घटनाएं, वो मणिपुर की हो या महिलाओं के साथ उत्पीड़न के अनेक मामले हो, तो वहाँ पर हमें क्या हुआ है कि प्रेमियों के द्वारा लिव इन रिलेशन में रहकर जो हत्याएं की गई हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें मानवीय स्वभाव से विपरीत व्यवहार करने वाले सांकेतिक तौर पर यह स्पष्ट करता है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। जहां पर विवाद का समाधान हम हत्या के तौर पर देखते हैं या इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करते किसी महिला को निरस्त करके हम पूरे समाज में उसको घुमाएं। सोच के देखिएगा, किसी अफवाह के कारण ऐसी घटनाएं हो जाती है तो हम संवाद पर ही चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। कानून व्यवस्था तो सभी जगह लागू है, पर कानून व्यवस्था ही हर व्यक्ति के पीछे खड़ा नहीं हो सकता, उसके लिए जवाबदेह नागरिक को होना होगा। मैं बार बार बात करता हूँ, मौलिक अधिकार से अधिक मौलिक कर्तव्य इंपॉर्टेंट है।
मान लीजिए आपके इस एरिया में 10,000 लोग हैं, इस पर 50 पुलिस है या अधिकतम 100 पुलिस है, तो सोच के देखिए 10,000 के पीछे पुलिस खड़ी तो नहीं हो सकती है। इसको कंट्रोल कर कौन कर सकता है? जवाबदेह नागरिक कंट्रोल कर सकता है उसकी समस्याओं को लेकर। तो ऐसे ही बात की जा रही है, तो जवाबदेह नागरिक कैसे क्रिएट होगा? संवाद के स्तर पर होगा कि हम बार बार एक दूसरे से बात करें समस्याओं। मान लीजिए आपकी सोसाइटी होगी, छोटी छोटी सोसाइटियाँ होगी, जहाँ पर आप रहते होंगे उस क्षेत्र के सोसाइटी एक दूसरे से बात करें, दूसरे सोसाइटी से बात करें, कैसे हम नैतिक जो है एक वर्चुअली बात कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, कभी भी किसी भी तरीके से हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर संवाद का स्थिति देखिएगा। अब बात है कि मैतई में जो घटना हुई है, मणिपुर, मैतई और कुकी जनजातियों में जो घटना हुई है, वो कहीं न कहीं हमारी अस्मिता का सवाल है कि हम किस प्रकार के मानवीय जीवन को लेकर जा रहे हैं। एक भीड़ द्वारा महिला को इस प्रकार से टारगेट किया जाना, उसकी पूर्णतः अस्मिता के को खंडित करना है, जिसके लिए समाज को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। ऐसी ही बात की जाती है। अब राजनीतिक प्रश्न बनता है, जब पीड़ितों का दुख दर्द पीड़ा और मुश्किलों कैसे कम किया जाए, तो समान जनजीवन कैसे बहाल हो और लोग इधर उधर शिविरों में छोड़ अपने अपने घरों में वापस लौट आए, ये सभी प्रश्न गौण होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर विवाद का कारण क्या हो रहा है? विवाद का कारण यह हो रहा है कि सत्ता का अभ्यास में हम सत्ता किसके हाथ में होगी, यह बात हो रहा है। वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो या अन्य पार्टियों की हो, वो क्या कर रहे हैं? सभी पार्टियां इस मामले को, मणिपुर मामले को क्या बोले, संदिग्ध है और इस पर हमको कार्य करना चाहिए, इस पर साझा रणनीति होनी चाहिए। पर उस पर विचार विमर्श, संवाद कैसे क्रिएट करें, ये किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा। अब विपक्ष की भी जवाबदेही यही है कि इस मामले को, कम से कम इस मामले में तो आपको सपोर्ट करने की जरूरत है और उस पर चर्चा करने की जरूरत है। जब तक चर्चा नहीं कीजिएगा, समस्या का निदान हम नहीं निकाल सकेंगे। जो समस्या है गिनाई गई है, उसका हम निदान नहीं निकाल सकेंगे। अब विरोध प्रदर्शन करने के एवज में क्या होगा? हम समय, मानसून सत्र का समय बर्बाद कर चुके हैं। अब मणिपुर की घटना में गंभीरता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के खेमों में है, पर क्या हो रहा है कि आवश्यक चर्चा दोनों खेमे में सहमति किसी बिंदु पर नहीं पहुंच पाई, जिससे स्थिति आपको देखने को मिला कि मानसून सत्र में बार बार अड़चने पैदा हुई हैं। अब इसके अतिरिक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कर रहे? प्रतिपक्ष नियमों और कानून कायदे का सहारा लेकर अपनी अपनी बढ़त सुनिश्चित करे। जो बातें मैंने कहा, कुल मिलाकर बात यह है कि इन सामाजिक कुरीतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए संवाद का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हम समाज को नैतिक जिम्मेदारी कैसे दिला सकते हैं, उसके लिए संवाद की जरूरत होनी चाहिए। और जो विपदा आया है मणिपुर में, जो घटना है और इसके बाद जो समस्या है हमारे सामने, उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते। लड़ाई झगड़े, आरोप प्रत्यारोप लगा के नहीं उसका समाधान ढूंढा जा सकता। उसके लिए हमें बेहतर प्रबंधन करना होगा और जो संवाद के स्तर पर हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, चिंतित करती है बिहार में आतंकी जड़ें। मैंने आपको पहले लाइन में बोला था, याद है, कि खास धर्म, खास पंथ कैसे प्रभावित हो रहे हैं, उसके लिए बुलडोजर कॉन्सेप्ट लाया गया। तो गलत है या सही है, उसको आप इससे समझिएगा। बात यहाँ है कि देखिए, कब तक हम यह कहेंगे कि कुछ खास धर्म के, अब देखिए इसको गलत नेगेटिव सेंस से नहीं समझना है। अगर आपके समाज में ऐसे लोग हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, आपको उनके अपने धर्म से बहिष्कृत करने की जरूरत होगी। कभी खास याद हो, मैंने कि महिला उत्पीड़न के मामले में यह बात बोला था, अगर महिला उत्पीड़न महिला के द्वारा न किया जाए, उसको सपोर्ट नहीं किया जाए, तो कभी भी किसी महिला का उत्पीड़न नहीं होगा। किसी महिला का अगर यौन शोषण हो रहा है, किसी सामूहिक यौन शोषण हो रहा है पुरुषों के द्वारा, तो वो पुरुष किसी न किसी महिला से जुड़ा हुआ, परिवार से जुड़ा हुआ है। जब तक उसका पारिवारिक बहिष्कार नहीं होगा, सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, तब तक वो मामला सुधरने वाला मामला नहीं बनेगा। तो ऐसे ही किसी खास धर्म में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तार उनके जुड़े रहते हैं आतंकवादी घटना का। अब देखिए, पाकिस्तान में आतंकी घटना होता था, लगातार होता रहा है, वो प्रमोट करता रहा। अभी हाल ही में उसके नमाज पढ़ा जा रहा था, वहाँ बम विस्फोट हो गया। अब इसको किससे जस्टिफाई कीजिएगा? आपके ही पैर कटेंगे, आपके ही हाथ के चिथड़े उड़ेंगे। इस चीज़ को समझिए। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि जो भी जवाबदेह लोग हैं, जो बौद्धिक क्षमता जिनके पास है, वो अपने आसपास इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए कि आपका दायित्व क्या है। धर्म और आस्था देखिए अपनी जगह सही है, पर उससे पहले मानवीय व्यवहार है ना। अब मान लीजिए धर्म के आधार पर आप जिहाद कर रहे हैं, जिहाद का कॉन्सेप्ट गलत सेंस में प्रमोट कर दिया गया है, जिसके आधार पर हम उन कार्यों को कर रहे हैं जिस पर मानवीय जीवन खतरे में है। तो कहीं ना कहीं आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जो लोग इसको देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो आसपास इस घटनाओं को होते हुए या उसका प्लानिंग होते हुए देखे होंगे,
उनमें मौन स्वीकृति कर लेने मात्र से भी आप उसमें सहभागी बन जाते हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बिहार में लिंक कैसे रहे, आतंकवादियों का बिहारी लिंक कैसे रहा है। जिस देश में घटित तमाम आतंकवादी घटनाएं, जितनी आतंकी घटनाएं हुई हैं, उसमें बिहार के लिंक रहे। वो फुलवारी शरीफ घटना, गिरफ्तार अतहर परवेज ने एनआईए के पूछने पर स्वीकार किया कि अपनी गिरफ्तारी से 4-5 महीने पूर्व वो एटीएस ऑफिस गया था और एटीएस के 2 पदाधिकारियों से संपर्क में बिहार पुलिस और समाचार को न खंडन किया और न ही बताया कि 2 पदाधिकारी कौन थे। अब जब एक आतंकवादी यह बोल रहा है कि मैंने कांटेक्ट किया था एसटीएस से, बिहार एसटीएस से, अब बिहार सरकार क्या बोल रही है, ऐसा कोई अधिकारी नहीं, तो क्या करे, मौन स्वीकृति दे रही है बिहार सरकार। मैंने क्या बोला अभी था आप लोग को, अगर मौन स्वीकृति आप दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी उत्तरदायी होंगे उस घटनाओं के लिए। अब बिहार में मान लीजिए ऐसी बड़ी घटना हो गई, आतंकी घटना हो गई, तो इसके लिए जवाबदेह कौन होगा? उस समय तो सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी लोग अपना पल्ला झाड़ेंगे कि आतंकवाद के द्वारा किया गया, आतंकवादी लोगों के द्वारा किया गया। पर इसको जन्म कौन दे रहा है, इसको धरातल कौन बनाने दे रहा है? मान लीजिए इस आपकी जांच में ये बात आई, उस अधिकारी को ढूंढिए, उस अधिकारी के सारे तार को खोलिए, उसके बाद समाज में लाइए उसको। जब तक उसको समाज में ला के उसका दो चेहरा को दो चार नहीं कीजिएगा, तब तक समस्याएं सुलझने वाली नहीं है। नहीं तो आप इसी तरह खाना पूर्ति कीजिएगा, एक अतहर के बदले, अतहर परवेज के बदले हजारों अतहर परवेज जन्म लेने लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2006 के मुंबई एटीएस ने मुंबई ट्रेन में विस्फोट के मधुबनी के मोहम्मद कलाम को, खालिद शेख को गिरफ्तार किया। 2009 में दिल्ली विस्फोट में मधुबनी के मोहम्मद मदनी को, 2008 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप में हुए विस्फोट में मधुबनी के सुहाबुद्दीन को, 2011 के मधुबनी के ही अफजल एवं गुल मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। समाचार पत्रों में आतंकवाद के मधुबनी और दरभंगा मॉडल की चर्चा हुई थी कि बार बार मधुबनी और दरभंगा मॉडल आतंकवादी के संदर्भ में, और कैसे लोग अपना ग्रुप बनाते हैं और आतंकी घटनाओं को सपोर्ट, यानी बैकबोन सपोर्ट करने के तौर पर देते हैं या साइबर सेल के तौर पर काम करते हैं। जो इसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद कर्नाटक में 2012 में पुलिस हमला और बेंगलुरु में हुआ चिन्ना स्वामी स्टेडियम स्फोट में भी दरभंगा के मोहम्मद काफिल का गिरफ्तारी किया गया। इस प्रकार से अनेकों उदाहरण है। दरभंगा और मधुबनी मॉडल का आपको अखबारों में लिखे जाने पर निंदा की गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा 2012 में कर्नाटक के भाजपा सरकार के द्वारा की गई टिप्पणी पर भाजपा के संबंध विच्छेद पर कोई भी संकेत तो नहीं थे, पर भी विवाद उत्पन्न हुए थे। अब दरभंगा ट्रेन हादसे में एनआईए ने जांच किया और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2022 में आगमन हुआ था, सभा हुआ था, वहां बम विस्फोट हुआ था, वहां भी बहुत से लोग को शक की सुई गई थी, पर राज्य किसी पर ठोस कार्रवाई नहीं की थी, जिसमें मौन स्वीकृति कहीं कहीं मिल जाना यह दर्शाता, जिसमें बहुत से संगठनों को यह समझना होगा कि राज्य की पुलिस प्रशासन आतंकवाद को गंभीरता से नहीं ले रही है। यह राज्य अगर गंभीरता से नहीं ले रहे तो इसके खामियाजा आने वाले समय में उसको स्वयं भुगतना पड़े, जिसका जनता इसको प्रभावित होगी। उसके बाद आप अनुदान दे दीजिएगा, जो भी लोग मरेंगे उनको अनुदान देगा। यह सबसे अनैतिक प्रशासन का उदाहरण कहा जाता है। तो इस प्रकार के कानून व्यवस्था से हम व्यवस्थाओं को ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज को समझिएगा, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। लोकतंत्र में राज्य की सत्ता संचालन करने के लिए वोट बैंक, चाहे जाति हो या पंथ हो, सख्त कदम उठाने की परवेज है। यहाँ पर हम बात धर्म के आधार पर आकलन नहीं कर रहे हैं, आधार पर आकलन यह कर रहे हैं कि किसी खास वर्ग के द्वारा ये अगर उसमें संतृप्तता पाई गई है तो उस वर्ग के लोगों को भी इसमें आना चाहिए कि नहीं। आपको आपके आस पड़ोस के ही लोग होंगे ना, ये जो व्यक्ति का नाम लिया गया है, आपके मोहल्ले के लोग हैं। कितने ऐसे मुस्लिम परिवार जो इनका विरोध करते हैं, उनके द्वारा मौन, जानते हुए सारी चीजों को जानते हुए मौन स्वीकृति जाए, उनका सामाजिक बहिष्कार कितने लोगों के द्वारा किया गया। आज तक ऐसा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिला होगा। पूरा विश्व आपको टारगेट करता है, जबकि आपको टारगेट नहीं होना चाहिए। क्यों होइएगा? आप मजहब ऐसे हैं जो शांति प्रिय उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर आप में अशांति का भावना कहाँ से पैदा हो गया? इसने कभी आपने विचार किया? जब आपके जो भी कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए थे शुरुआती दौर में, वहाँ पर शांति प्रिय और जो आडंबर था उसको कम करने की बात की गई थी, उससे हम समानता की बात की गई थी। तो आपने कभी आज तक चिंतन किया
कि जो हमारे देश, हमारे धर्म आस्था में जो कुरीतियां उत्पन्न हुई उसका हम समाधान कहाँ तक ढूंढेंगे। जब आपसे बात की जाएगी तो आप जिहाद पर उतर जाइएगा, आप हिंसा प्रतिहिंसा कीजिएगा। ऐसे अन्य धर्मों में भी देखने को मिलता है जहाँ पर कुछ वर्ग हिंसक, कुछ लोग हिंसक हो जाते हैं, आगजनी कर देते हैं, समस्याओं को विकट कर देते, समस्या समझने का प्रयास नहीं करते। इसलिए ध्यान यह रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आप समाधान कहाँ से ढूंढ सकते हैं। समाधान ढूंढने के लिए आपको ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा, जिसमें संवाद सबसे बेहतर विकल्प लेकर आएगा। क्लियर है? तो इसे समझिएगा। फिर कल हम लोग मिलते हैं। एक एनालिसिस और भी है, इसे आप लोग महिला सुरक्षा का सवाल है, ये पहले भी चर्चा हुआ है, तो मैंने इस पर आपको, आप एक बार एनालिसिस देख लीजिए। जीएसटी की दर में दूर होगी लत की आशंका। तो देखिए जीएसटी के बारे में लगातार चर्चा होती है, यह आपको प्रश्न यहाँ से नहीं आने वाला, इसलिए इसे ज़्यादा उसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर अधिक होगी गेमिंग से संबंधित समस्याओं को समझने का, तो हम चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे जब नया टॉपिक आएगा। फिर चलिए कल मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमें और भी बेहतर कार्य करने का अवसर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।